एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। क्लासरूम इन्वायरमेंट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि ऑलमोस्ट जितना भी था वो कवर हो चुका था। बस आपके कुछ पॉइंट्स बचे थे कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग और ग्रुप लर्निंग, इन दोनों ही जो सिचुएशंस है उनके मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर अधिगमकर्ता के अनुरूप कक्षा का वातावरण बनाना हो तो कैसे बनाना चाहिए। मतलब कि ऐसा वातावरण किस तरीके से बनाएं जिससे कि बच्चा उसमें सहज महसूस करे, बच्चा उसमें कंफर्टेबल फील करे, बच्चों का जो सीखना है वो इंटरेस्टिंग हो सके। तो इन सारी चीजों के लिए कक्षा को किस तरीके से सजाना चाहिए, किस तरीके का वातावरण रखना चाहिए, ये टॉपिक्स आपके बचे हुए थे कि अगर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग करनी है, व्यक्तिगत अधिगम होना है, या फिर अगर ग्रुप लर्निंग करनी है मतलब सामूहिक अधिगम करना है, तो इन दोनों ही केसेस में मैनेजमेंट किस तरीके से क्लास का, कक्षा का करना चाहिए, प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या हुआ? हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपनी स्पीड से सीखता है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चा वातावरण से अपने अनुसार अनुभव करता है और उसी हिसाब से वो सीखता है और उसी हिसाब से उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो माइंड में स्टोर करता हुआ चलता है। मतलब हर बच्चे का जो सीखने का पैटर्न है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को स्टोर करने का पैटर्न है, वो हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चे में अलग होता है। तो अगर हमको इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग करवानी है कि क्लास में भले ही एक साथ हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन हर एक बच्चे पे हम ध्यान दे सकें, जिससे कि हर एक बच्चे की जो लर्निंग स्पीड है वो प्रॉपर चल सके, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, फिर किस तरीके का प्रबंधन करना चाहिए। तो परफॉर्म टास्क रिक्वायर्स इंडिविजुअल एफर्ट्स। किसी भी काम को करना हो, किसी भी कार्य को करना हो, या फिर आपने क्लास में कोई एक्टिविटी दी है, कोई टास्क दी हुई है, तो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इंडिविजुअल एफर्ट्स की, मतलब कि व्यक्तिगत रुचि या व्यक्तिगत प्रयास की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए हमने क्लास में एक साथ एक एक्टिविटी बोर्ड पर लिख दी और बच्चे से कहा ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है या फिर ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, तो हर एक बच्चा उस एक्टिविटी को किस हिसाब से करेगा? जिस हिसाब से उसकी रुचि होगी या फिर जिस हिसाब से वो प्रयास करने के योग्य होगा, कैपेबल होगा, उस तरीके से करेगा। मतलब कि किसी भी टास्क को करने के लिए हर एक बच्चे की एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि वो किस तरीके से उसमें रुचि रख रहा है या फिर किस तरीके से वो प्रयास कर रहा है। तो हमको एक चीज क्या पता है कि इंडिविजुअल बच्चे को, हर एक बच्चे को अगर पढ़ाना है, सिखाना है, तो उसके हिसाब से जो उसकी रुचि है, जो उसके जिस हिसाब से वो योग्य है, कैपेबल है, ट्राई कर सकता है, उस हिसाब से हर एक बच्चे को ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए जो लर्निंग एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जो भी सारी लर्निंग या अधिगम से रिलेटेड क्रियाएं कराई जाती हैं, टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि हर एक बच्चे को अपने पेस या फिर अपनी गति के हिसाब से करने का मौका दे। आपने कोई भी एक्टिविटी अगर क्लास में दी है, तो ये नहीं अगर कोई टॉपर बच्चा है या फिर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया कि आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क या फिर आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक या फिर दिस एक्टिविटी, तो आपको उसी हिसाब से तुरंत सारी जो एक्टिविटी, सारे बच्चों का रोक करके नहीं कहना चाहिए कि सब अपना अपना सबमिट करो। हर एक बच्चे की सीखने का या काम करने का तरीका, गति उनकी अपने अनुसार होती है, तो आपको हर एक बच्चे को उनकी गति के हिसाब से उनको मौका देना चाहिए जब आप कोई लर्निंग एक्टिविटी क्लास में करवा रहे हैं। थर्ड चीज क्या है, तीसरी बात क्या है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी असाइनमेंट अगर आप क्लास में करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको बच्चों तक कम्युनिकेट अच्छे से करें, संप्रेषित अच्छे से करें, जिससे कि हर एक बच्चे को अपनी मेंटल लेवल के हिसाब से समझ में आ जाए कि आप उसमें क्या रूल्स आपने रखे हुए हैं या फिर किस हिसाब से आप वो एक्टिविटी बच्चों से करवाना चाहते हैं। तो अगर अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे कि हर एक बच्चा समझ जाए अच्छे से कि एक्टिविटी क्या है या फिर असाइनमेंट क्या है, कैसे करना है, तो हर एक बच्चा इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत रूप से अपनी रुचि और प्रयास के हिसाब से उसको परफेक्टली कर पाएगा। जब आप कोई भी एक्टिविटी क्लास में दें, तो फिर अब आपने एक्टिविटी तो सारे बच्चों को एक साथ दी हुई है, तो हर एक बच्चा अपनी स्पीड से कर रहा है। किसी बच्चे को हो सकता है हेल्प की जरूरत पड़े आपकी और हो सकता है ना करे, तो फिर आपका काम क्या है कि आप मॉनिटरिंग करते रहो, आप निगरानी रखे रहो कि बच्चे का काम कैसा चल रहा है या फिर बच्चे किस तरीके से उस एक्टिविटी में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। लास्ट चीज क्या है, जो भी असाइनमेंट आपने दिए हुए हैं या फिर जो भी आपने एक्टिविटी करने के लिए दी हुई है, उसको बीच बीच में चेक करते रहिए कि कहाँ पे बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा हर एक बच्चे को ठीक तरीके से फीडबैक दीजिए।
मतलब कि ये नहीं आपने रफली एक्टिविटी चेक कर दी, हाँ ठीक है मेरा काम था कंप्लीट कराना, कंप्लीट हो गया। आपको हर एक बच्चे की कॉपी को, हर एक बच्चे की एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद एप्रोप्रिएट फीडबैक देना चाहिए, बिल्कुल ठीक फीडबैक देना चाहिए, ठीक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा समझ जाए कि हाँ यहाँ पे उसकी कमियां थी, या फिर इसको वो किस तरीके से डायग्नोज कर सकता है, किस तरीके से ठीक कर सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से अगर अधिगम कराना है, एक ही साथ आप अगर क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो इन चीजों का ध्यान रख करके व्यक्तिगत अधिगम को मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, फिर इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं ग्रुप लर्निंग। सामूहिक रूप से बच्चे को अधिगम करवाना हो, या फिर आप ग्रुप में किसी एक्टिविटी को या फिर कोई भी टॉपिक करवा रहे, कैसे भी पढ़ा लिखा रहे हैं, तो सामूहिक रूप से बच्चा अधिगम कैसे करे या फिर कैसे सीखे। उसके लिए जब आप कोई भी एक्टिविटी ग्रुप में करवाएंगे, तो ग्रुप में एक्टिविटी कराने से क्या होता है, वैरायटी ऑफ आइडियाज जनरेट होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की अलग थॉट है, हर एक बच्चे की अलग थिंकिंग है, अलग उसके लॉजिकल चीजें हैं, अलग थॉट है, तो वैरायटी ऑफ आइडियाज उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक बच्चे के मन में आएगा। तो इससे क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू हर एक बच्चे का डेवलपमेंट होगा, हर एक बच्चा ज्यादा अच्छा सीख पाएगा, क्योंकि हर एक बच्चे की जो चीजें हैं वो दूसरा बच्चा ट्रांसफर होगा, मतलब दूसरे बच्चे को भी ट्रांसफर होगा, तो एक्सचेंज के थ्रू हर एक बच्चा प्रॉपर तरीके से सीख पाएगा। एक इसका कह सकते हैं कमी होती है ग्रुप लर्निंग की, कि आप हर एक बच्चे की त्रुटि को नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि आपने जब ग्रुप वर्क दिया है तो वो चीज प्रेजेंट कैसे की जाएगी ग्रुप में, मतलब इकट्ठा प्रॉपर एक साथ आपको काम प्रेजेंट किया जाएगा। तो आपको जब वो चीज इकट्ठा प्रेजेंट की गई है, तो आपको क्या पता कि इसमें जो कमी या फिर गलतियां रह गई हैं वो किस बच्चे ने किस तरीके से कहाँ पे की हैं। तो इसमें एक ये एरर होता है, या फिर कह सकते हैं इसमें एक ये कमी होती है कि त्रुटि पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप एक इजी काम कर सकते हो कि उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी टास्क है या फिर उसमें जो भी काम आए, छोटे मोटे काम को उसी हिसाब से बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से उनको दे दो। मतलब आप बता दो कि आप पूरे ग्रुप में अगर 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों को आप डिसाइड कर दो कि आपको ये चीज इस एक्टिविटी की कंप्लीट करनी है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो चारों बच्चों को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो काम, जिससे कि आपको पता है कि इस काम में अगर त्रुटि हो रही है तो किस बच्चे ने की होगी, और किस बच्चे को इंडिकेट करके इसको सही करवाना है या फिर डायग्नोज करवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्रुप लर्निंग या सामूहिक अधिगम का प्रबंधन है वो होना चाहिए। ये आपका हो गया इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, ग्रुप लर्निंग का मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। अब आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट में ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारी क्या क्या चीज बची हुई है, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। सबसे पहले कि क्लास में टाइम का प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हर एक टीचर को 40 से 45 मिनट का ही टाइम मिलता है पढ़ाने के लिए। तो ये छोटा टॉपिक यही समझ लेते हैं कि टाइम का मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। अगर टीचर को 40 से 45 मिनट का टाइम मिला है, कितनी देर टाइम मिलता है, 40 से 45 मिनट का टाइम हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को मिलता है क्लास में पढ़ाने के लिए। अब उसमें क्या करना है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उनका भी यूज करना है, उसको अपने टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन भी करना है, उसको क्वेश्चंस भी पूछना है बीच बीच में। अगर क्लास ऐसा है कि अनुशासन बिगड़ रहा है तो उसको भी मेंटेन करके रखना है। बच्चे का फीडबैक लेना है कि किस तरीके से उनको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। असाइनमेंट भी, मतलब कि उसी टाइम पे आपको एसेस भी करना है, आकलन भी करना है कि कितना बच्चों को समझ में आया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसी 40 से 45 मिनट में टीचर को करनी होती है। तो एक इफेक्टिव तरीका होना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए किस तरीके से उस 40 से 45 मिनट की क्लास को मैनेज करना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले से, पहली चीज क्या है कि आप पहले से जो जो चीजें आपको पढ़ानी है क्लियर करके लेके आओ। जो भी एक्टिविटी, अगर 3-4 एक्टिविटी एक ही टाइम पे आपको करानी है, तो प्रॉपर और क्लियर तरीके से पहले ही सारी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन कर दो, जिससे कि बच्चा उसको अच्छे तरीके से समझ सके। बच्चों के साथ आप जो अपना रिलेशनशिप रखो, वो पहली चीज तो एक लिमिटेशन में रखो, जिससे कि बच्चा आपसे डरे भी, बच्चा आपकी रिस्पेक्ट भी करे और बच्चा आपकी बात भी माने। दूसरी चीज, स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ आपको थोड़ा सा काम और पेशेंस भी रखना पड़ेगा बच्चों के साथ, जिससे कि बच्चे खुल करके अपनी जो भी चीजें उनको समझ में नहीं आ रही वो खुल के एक्सप्रेस कर सके। दूसरी चीज, अगर बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो क्लास में आप कोई भी चीज बोल रहे हो तो पूरा अनुशासित होकर के बैठेगा। क्लास में शोर है, ये सब चीजें हैं जिससे कि क्लास का टाइम वेस्ट हो, वो चीजें बच्चे नहीं करेंगे। पहले से आप पूरा टास्क क्लियर करके लेकर के आइए कि क्या क्या पढ़ाना है, कहाँ पे किस एक्टिविटी का यूज करना है, कहाँ पे किस टाइम पे क्लास के बच्चों को बिठाना है। कौन से बच्चे साथ में बैठ करके बहुत शोर करते हैं तो आप ग्रुपिंग चेंज कर दो,
या फिर अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दूं, तो आप किसी भी तरीके से इस मतलब ऐसी कुछ कुछ चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, जिनका यूज करके आप इस 40 से 45 मिनट का यूज प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें मैनेजमेंट ऑफ टाइम में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो 1st to 5th तक के बच्चे होते हैं, मतलब कि जो प्राइमरी या फिर जो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे होते हैं, एलिमेंट्री लेवल के बच्चे होते हैं, उनकी टाइमिंग कितनी होती है, साल भर में कितने घंटे उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी तरीके को, किसी भी चीज को आपको प्रभावी रूप से बच्चे को सिखाना है, इफेक्टिव तरीके से सिखाना है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा लर्निंग रिसोर्स यूज कर सकते हैं, या फिर कितना ज्यादा टाइम, कब कब टाइम यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। तो एक टाइम, मैक्सिमम टाइम बताया गया है कि इतना आपको, मिनिमम टाइम बताया गया कि इतने घंटे तो आपको बच्चे को देने ही हैं साल भर में। कितना? जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको 800 घंटे कहा गया है पर ईयर, हर साल 800 घंटे का टाइम देना ही देना है। जो 6th से लेकर के 8th तक के बच्चे हैं उनको आपको 1000 घंटे हर साल देना ही देना है। ठीक है, ये कुछ आवर्स हैं जो कि टाइम के हिसाब से कि कितना टाइम किस क्लास के बच्चे को मैंडेटरी है कि मिलना ही मिलना चाहिए चीजों को सिखाने के लिए या फिर सीखने के लिए। तो ये था आपका टाइम से रिलेटेड प्रबंधन। अब हमको 2 इंपॉर्टेंट चीज और देखनी है कि स्पेस का प्रबंधन, स्पेस का मैनेजमेंट, जो जगह होती है क्लासरूम की, उस पूरे मतलब किस हिसाब से उसको मैनेज करना चाहिए, क्या क्या कॉर्नर्स उसमें होने चाहिए, किस किस तरीके से सेटअप करना चाहिए, तो स्पेस का प्रबंधन किस तरीके से हो। और एक और चीज है कि क्लास में डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन की जाए, डिसिप्लिन, अनुशासन किस तरीके से मेंटेन की जाए, इसको देखेंगे। अब ये आपका सेपरेट टॉपिक्स है जो कि केवीएस में दिया गया। स्पेस को भी अलग से हाईलाइट किया गया है कि क्लासरूम में स्पेस का यूज किस तरीके से करना चाहिए, और दूसरा सब टॉपिक की डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। ये आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये सब क्लियर करके केवीएस में सिलेबस दिए हुए हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। टाइम हो गया आपका, स्पेस और डिसिप्लिन अब देख लेते हैं कि उनका प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में एक चीज और देख लीजिए कि ये आपका, ये जो इंस्ट्रक्शनल आवर्स थे, मतलब कि सिखाने के लिए फिर पढ़ाने के लिए, जो 800 आवर्स आपका प्राइमरी के लिए है और जो 1000 आवर्स ये आपका 6 to 8th क्लास के लिए है। ये बात बताई किसमें गई है, ये जो आरटीई एक्ट आया था 2009 का, उसमें बताया गया है। आरटीई एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो आया था, उसमें आपका बताया गया था कि कितने घंटे किसके लिए कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, फिर कितना मैंडेटरी होता है। एक पॉइंट इसमें आपका और था कि टीचर्स को हर हफ्ते एट लीस्ट मिनिमम 45 घंटे पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, एक टीचर को मिनिमम कितने घंटे तक पढ़ाना है, तो एक टीचर को मिनिमम 45 घंटे एक सप्ताह में पढ़ाना ही पढ़ाना है। बाकी अगर वो अपने हिसाब से अलग टाइम देना चाहे फिर अलग टाइम दे सकती हो, तो वो उसके ऊपर है, पर मिनिमम इतना होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था किसके रिगार्डिंग, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अब स्पेस के रिगार्डिंग देख लेते हैं, मतलब कि कक्षा का जो स्थान होता है उसका प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, या फिर एक क्लासरूम के अंदर, एक कक्षा के अंदर जो सीखना है उसको प्रभावी बनाया जा सके, उसके लिए कौन कौन से इस चीजों का स्पेस किस किस तरीके से प्रबंधित करना चाहिए, वो देखना है। अगर क्लास में जितने भी चीजें हैं, क्लासरूम है जो आपका, जो कक्षा है, कक्षा में चाहे टीचर की टेबल हो, बच्चों के बैठने की बेंच हो, या फिर जमीन पे बैठना हो, या फिर टेबल चेयर हो, या फिर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो हैं, या फिर चार्ट पेपर पेंसिल, ये सारी चीजें हैं, ये अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल फर्निश्ड होंगी, मतलब कि वेल फर्निश्ड मतलब कभी भी कुछ टूट गया, फूट गया, या फिर कहीं पे कहीं ब्रेक हो गया है, या फिर दीवार से पानी बह रहा है, वो मतलब बारिश वारिश के टाइम पे, या फिर पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो ये सब ये सब चीजें टाइम टू टाइम टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी फर्निशिंग कराते रहे, टाइम टू टाइम उसको सही कराते रहे, उसका रेनोवेशन कराते रहे। ठीक है, तो अगर क्लासरूम वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वेल फर्निश्ड है, तो ये दोनों ही तरीके की अगर कक्षा का वातावरण होता है, तो फिर या फिर चीजों के जो सामान वगैरह हैं उन सब चीजों का प्रबंधन होता है, तो बच्चे सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं, बच्चे सीखने के लिए मोटिवेट होंगे। जो
अगर आपको क्लास अच्छे से है या फिर जिस भी तरीके से बैठे, जैसे छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, अगर वहां पे स्पेस की कमी होती है तो फिर बच्चों को जमीन पे बिठाया जाता है, या फिर कहीं पे अगर ठीक अच्छा खासा स्पेस हो या फिर बहुत ज्यादा स्पेस ना भी हो तो बेंच वगैरह इस तरीके से मतलब मैनेज की रहती है जिससे बच्चे को बैठने को मिल जाए। अगर आपको स्पेस कम मिल रहा है तो उस स्पेस का यूज इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि बच्चे अगर कहीं बाहर जाना चाहे या फिर किसी काम के लिए जाना चाहे या फिर कोई आप एक्टिविटी कराना चाहे तो कंफर्टेबल होकर के रूम से बाहर जा सके या फिर रूम में आ सके, या फिर रूम में ही अगर उनको चलना फिरना हो तो प्रॉपर तरीके से वो चल फिर सके। इस चीज का प्रबंधन भी ठीक तरीके से होना चाहिए। जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको अलग अलग तरीके से आपकी क्लासरूम में जितना स्पेस है उस हिसाब से मैनेज करना चाहिए। आप चाहे तो रैखिक पंक्तियां बना सकते हैं, बच्चों की लीनियर रोज बना सकते हैं, या फिर अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कल में बच्चों को बिठा सकते हैं, या फिर फेस टू फेस तरीके से बिठा सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट कराना हो, चाहे वो बेंच पे बैठे हुए बच्चों का हो या फिर जमीन पे बैठे हुए बच्चों का हो, हर एक तरीके से आपको बस इस तरीके मेन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे कंफर्टेबल होकर के आ सके, कंफर्टेबल होकर के जा सके। ठीक है। इसके अलावा जो फर्नीचर्स हैं, फर्नीचर्स भी इस तरीके से मैनेज होनी चाहिए, इस तरीके से सेट की रहनी चाहिए कि बच्चे आराम से आना जाना हो, एक सीट से दूसरी सीट जाना हो, या फिर कोई आप एक्टिविटी करा रहे हो, एक बच्चे से दूसरे बच्चे से उनको इंटरेक्शन करना हो तो आराम से वो आ जा सकें। तो चाहे फर्नीचर्स का जो अरेंजमेंट है, चाहे फिर बैठने का अरेंजमेंट है, ये सब चीजों का अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा उससे कंफर्टेबल रहे, आराम से रूम में आना जाना कर सके। आपको एक अलग से स्थान, एक अलग से स्पेस डिजाइन करना चाहिए जिसमें कि बच्चे जो निकल गए हैं स्कूल से, जिनका काम बहुत अच्छा था या फिर जिनकी ग्रेड बहुत अच्छे आए, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनका आप अलग से स्पेस बनाइए जिसमें इन बच्चों के जो हाई क्वालिटी वर्क है उनको आप स्पेशली डिजाइन करके या फिर पोस्टर लगा करके या फिर किसी भी चीज के थ्रू लगा करके रखिए, जिससे कि बच्चे की जब भी नजर जाए तो वो अपने आप ही पढ़ने के लिए या फिर सीखने के लिए मोटिवेट होते रहें। ठीक है। जो भी मटेरियल्स आपको यूज करना है, आपको यूज करना है तो उसको इस तरीके से रखिए जब आप चाहें तब जाकर के सीधा निकाल लें। लेकिन अगर मटेरियल्स ऐसे हैं, टीचिंग लर्निंग वाले हैं, जो कि बच्चों के यूज वाले हैं, जैसे पेंसिल है, कलर है, क्रेयॉन्स है, या फिर पेंट कलर है, जो भी चीजें बच्चों के यूज वाली हैं, अगर उनको आपने क्लास में रखा हुआ है या फिर क्लास में आपने एक सेपरेट स्पेस बना करके रखा हुआ है तो वो इस तरीके से रखी हुई जानी चाहिए कि बच्चे को जब भी काम लगे तो आसानी से वो उसको जाकर के निकाल ले या फिर उठा सके। और एक अलग से स्पेस बनाइए जिसमें कुछ बुक्स रखी हुई हो, स्टोरी बुक्स हो या फिर मोटिवेशनल बुक्स हो, बच्चों की मेंटल लेवल का एक अलग से स्पेस या लाइब्रेरी बनाइए उसी क्लास में, कि जब बच्चे का मन करे या फिर बच्चे की बार बार नजर जाएगी तो वो उसको उठा करके पढ़ने की कोशिश करेगा। आप अपने क्लास के ही बीच या फिर एक्स्ट्रा क्लास में एक ऐसा टाइम रखिए जिससे कि बच्चा उस स्पेस का यूज, उस स्थान का यूज प्रॉपर तरीके से कर पाए। ठीक। तो इन सब तरीकों से क्लासरूम का जो स्थान है उसका मैनेजमेंट या फिर उसका प्रबंधन किया जा सकता है। अब ये तो आपका था मोटे मोटे तो मतलब कि ओवरऑल क्या क्या चीजें किस किस तरीके से स्पेस का यूज करना चाहिए। अब ये मोटे मोटे तरीके से आप हेडिंग के फॉर्म में याद रख सकते हो जिससे कि आपको ये इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासरूम का फर्नीचर और जमीन, इस स्थान का प्रॉपर यूज होना चाहिए या फिर इसकी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। क्लासरूम के जो फर्नीचर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखना चाहिए। टूट फूट गई है, कहीं कुछ दिक्कत हो गई है तो उसको टाइम टू टाइम सही कराते रहिए। तो पहली चीज जो क्लासरूम का फर्नीचर है उसको आप व्यवस्थित ढंग से रखिए। दूसरा, जो जमीन है उसमें टाइल्स वगैरह अगर लगी हुई तो टूटी फूटी ना रहे कि बच्चे का पैर लगे और चोट लग जाए, उसकी आप व्यवस्था इस तरीके से करिए कि जमीन अच्छी खासी हो, बच्चे आराम से सुविधा पूर्वक बैठ सके। दूसरी चीज क्या है, जो भी दीवार है, दीवार का एक अलग से स्पेस बनाना चाहिए जिसमें आप बच्चों के चार्ट्स, बच्चों की एक्टिविटीज, बच्चों के प्रोजेक्ट्स या फिर अलग अलग तरीके के कोड्स हैं, रिडल्स हैं, पहेलियां हैं, सॉन्ग्स हैं, बच्चों के लेवल के हिसाब से वो बोर्ड पर, पूरी वॉल्स पर अच्छे तरीके से लगे होनी चाहिए। इसके अलावा बुलेटिन बोर्ड्स होने चाहिए। बुलेटिन बोर्ड्स दो चार चीजों के लिए होने चाहिए। पहली, टीचर उस पर कोई ना कोई कोटेशन लिख सके हर रोज नया नया। दूसरा, एक स्टूडेंट एरिया होना चाहिए क्लास में, उसको खुला छोड़ देना चाहिए। खुला मतलब जैसे कि वो बोर्ड
खाली पड़ा हुआ है, ब्लैंक पड़ा हुआ है, जिस बच्चे का जो मन का है वो आकर के प्रॉपर अपने थॉट्स हैं, अपनी कोई भी चीज लिखना चाहे वो तो बोर्ड पे आकर के लिख सके। तो बुलेटिन बोर्ड्स होने चाहिए, पहला टीचर के लिखने के लिए, दूसरा ब्लैंक होना चाहिए। तो दो तरीके से बुलेटिन बोर्ड्स के एक क्लासरूम के अंदर करना चाहिए। वॉल का यूज अच्छे तरीके से करना चाहिए। जो दीवार का स्थान है उसको चार्ट्स, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, सॉन्ग्स, रिडल्स, पहेलियां, इन सब चीजों के थ्रू डेकोरेट करके रखना चाहिए। तो जो जमीन है उसका यूज किस तरीके से होना चाहिए, या फिर फर्नीचर्स है उनका यूज किस तरीके से होना चाहिए, जो दीवार है उस स्पेस का यूज किस तरीके से होना चाहिए, जो बुलेटिन बोर्ड्स है वो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, और लास्ट में लर्निंग मटेरियल्स, अधिगम सामग्री जो है उन सामग्रियों का यूज किस तरीके से करना चाहिए या फिर उनका प्रबंधन किस तरीके से करना चाहिए। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उसमें आपका जो मेजर, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर टीएलएम कौन सा होता है, मोटे मोटे तौर पे, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा होता है, तो वो होता है आपका टेक्स्ट बुक। इसको ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक। और अगर पूछा जाए टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाकर के कौन से टीएलएम होते हैं, तो फिर आप चार्ट, प्रोजेक्ट और ये फिर जो भी इधर उधर के सामान है आप उनको ऐड कर सकते हो, बता सकते हो। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की क्या विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उनका यूज करना चाहिए, किस तरीके से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, ये सारी चीजें जब हम टीएलएम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा ब्रॉड में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासरूम स्पेस में। ये इतनी चीजें आपको थी जो ध्यान रखनी थी कि फर्नीचर्स का ठीक तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए, वॉल का जो स्थान है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, बुलेटिन बोर्ड के लिए एक स्थान होना चाहिए, लर्निंग मटेरियल्स के लिए एक स्थान होना चाहिए जिसमें टीचर से रिलेटेड कोई चीजें हो, उनकी जरूरत के हिसाब से बुक्स होनी चाहिए, बच्चों की जरूरत के हिसाब से लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कि जो कि क्लासरूम का पूरा स्पेस इन सब चीजों से घिरा होना चाहिए, फिर इन सब चीजों से कवर होना चाहिए। तो ये था आपका कक्षा के स्थान का प्रबंधन किस तरीके से होता है वो। अब देख लेते हैं कि डिसिप्लिन या फिर अगर कक्षा में अनुशासन रखना है तो उस अनुशासन के लिए प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि डिसिप्लिन का मैनेजमेंट या फिर अनुशासन का प्रबंधन कक्षा में किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो अनुशासन का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब कि स्व अनुशासित होना। अगर आप, जैसे दो तरीके से होता है, एक इंट्रिंसिक हुआ, एक एक्सट्रिंसिक हुआ, मतलब एक आंतरिक रूप से अनुशासित रहना और एक होता है बाहरी तौर पे अनुशासित रहना। तो अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो आंतरिक रूप से अनुशासित रहना मतलब कि खुद का सारा काम टाइम पे करना, टाइम से उठना, टाइम से कोर्स कंप्लीट करना, टाइम से एग्जाम्स के लिए पढ़ना, टाइम से करिकुलर या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करना। तो ये सारी चीजें हैं ब्रॉडर सेंस में, मतलब कि अगर बच्चा आंतरिक रूप से अनुशासित है, अगर वो खुद के कंट्रोल में है, अपने हिसाब से या फिर अपने आप को अनुशासन में रख करके चीजों को कर रहा है, तब मतलब कि डिसिप्लिन का एग्जैक्ट या फिर रियल मीनिंग हुआ। लेकिन अगर संकुचित अर्थ में बात करें, नैरो सेंस में बात करें, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि किसी भी काम को सिर्फ इस डर से करना कि कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए, या फिर बार बार पनिश होने की वजह से किसी काम को करना, ये होता है आपका संकुचित अर्थ में डिसिप्लिन या फिर अनुशासन का मतलब। नॉर्मली क्लास में यही होता है कि बच्चे बार बार पनिशमेंट पाने की वजह से ही किसी भी चीज को करना बंद करते हैं, पर ये चीज बहुत अच्छी नहीं होती है, एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक ही होती है, क्योंकि बच्चा उस चीज को बस केवल आपकी नजर में ऐसा रहेगा कि वो नहीं कर रहा है, आपकी नजर जैसे ही हटेगी वो वापस से जो भी अनुशासित वाले काम कर रहा था वो वापस से करने लगेगा। तो ये बहुत नैरो सेंस में संकुचित अर्थ में डिसिप्लिन का मीनिंग होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि पनिशमेंट के डर से किसी काम को ना करना या फिर बार बार पनिश होने की वजह से किसी चीज को करने लग जाना। तो ये होता है ब्रॉडर सेंस में सेल्फ डिसिप्लिन का, अनुशासन का मतलब, और संकुचित अर्थ में। अगर स्कूल के संदर्भ में या फिर विद्यालय के संदर्भ में बात करें कि अनुशासन का मतलब क्या होता है, तो क्लास में शांति बनाए रखना, या फिर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, उसमें किसी तरीके की कोई समस्या ना उत्पन्न होना, तो ये होता है स्कूल के संदर्भ में या विद्यालय के संदर्भ में अनुशासन का मतलब। अगर शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे शांति से बैठे हुए हैं, अब वो शांति से बैठे हुए हैं चाहे मतलब दिखावे में ही, लेकिन फिर भी अगर बच्चे शांति से बैठे हुए हैं, चुपचाप
बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ कांटेक्ट मेंटेन किए हुए हैं, तो मतलब कि वो अनुशासन में, क्लास में अनुशासन बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि क्लासरूम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, और क्लासरूम डिस्टर्ब हो रहा है इसका मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि डिसिप्लिन क्लास में डिस्टर्ब करती है या फिर खराब करती है। सबसे पहले टीचर, मान लीजिए टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अब बच्चे हैं वो बहुत लेट से आ रहे, कोई भी बच्चा है जो लेट से आया, अब वो लेट से आने की वजह से जिस बच्चे के पास बैठेगा उस बच्चे से अपने लेट होने का कारण बताएगा, उसके बाद जो जो चीजें टीचर पढ़ा चुकी है उस टॉपिक के बारे में पूछेगा कि ये चीज क्यों नहीं समझ में आई, या फिर ये चीज मैम क्या पढ़ा रही हैं, मैम ने कल तो ये नहीं बताया था। अब अगर वो बच्चा बात कर रहा है तो उसके आसपास जो 4-5 बेंच पे बच्चे बैठे हुए हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, या फिर उनका भी दिमाग उधर ही जाएगा कि बच्चा क्या बता रहा है। तो इससे क्या होगा, डिसिप्लिन भंग होगा, अनुशासन भंग होगा। मतलब कि लेटनेस, देरी होना क्लास में या देर से आना क्लास में एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से क्लासरूम डिस्टर्ब होती है और डिसिप्लिन जो है वो गड़बड़ होता है। दूसरा, नॉइज मेकिंग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या फिर वो बार बार उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो जिनको आप बैक बेंचर के नाम से भी जानते हैं, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही, वो खुद नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या फिर बार बार प्रयास ही नहीं कर रहे हैं वो पास होने का, तो जो बच्चे पढ़ने में मन लगा रहे होते हैं या फिर पढ़ना चाह रहे होते हैं उन बच्चों को वो तेज से शोर वगैरह करके या फिर ऐसे अजीब से कमेंट्स वगैरह करके अपनी तरफ इंटरेक्ट करते हैं या फिर अट्रैक्शन अपनी तरफ लेकर के आते हैं, जिससे कि बाकी बच्चे ध्यान ना दे पाए। तो इससे भी क्या होता है, डिसिप्लिन गड़बड़ होती है क्लास में और क्लासरूम डिस्टर्ब होता है। अग्रेशन मतलब गुस्सा वगैरह। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, उनके बाल नोच लिए, उनकी शर्ट फाड़ दिए, ये सब उल्टे सीधे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो टीचर अगर क्लास में आएगी तो आने के बाद 15-20 मिनट तो उसका ऐसे में लग जाएगा बच्चों को संभालने में या फिर बच्चों को उस चीज से निकालने के लिए, गुस्सा हटाने के लिए, या फिर आपस में फ्रेंडशिप कराओ, स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप मेंटेन करवाओ, तो इन सब में उसका आधा टाइम निकल जाएगा। तो इससे भी क्या है, कक्षा डिस्टर्ब होती है, मतलब कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम आती है। डिसओबीडियंस। कुछ बच्चे होते हैं आप कितना भी उनको कह लो, कितना भी पनिशमेंट दे लो, कितना भी समझा लो, लेकिन वो आज्ञा पालन नहीं करेंगे। तो आज्ञा पालन न करने की वजह से भी क्लासरूम में डिस्टर्बेंस होती है और डिसिप्लिन जो है वो प्रॉब्लम आती है। चीटिंग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है या फिर वो पढ़ना नहीं चाह रहे होते हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाह रहे होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, जब टेस्ट वगैरह लिया जा रहा हो या फिर आपने क्लास में कोई एक्टिविटी करने के लिए दी हुई है तो वो खुद तो करेंगे नहीं, खुद पढ़ के नहीं आए, खुद उन्होंने पहले के जो भी कोर्स हैं, लेसन हैं या फिर चीजों को ठीक तरीके से समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, तो वो आसपास के बच्चों से देखने की कोशिश करते हैं, इससे क्लासरूम डिस्टर्ब होता है। ट्रुएंसी। ट्रुएंसी मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल आते ही नहीं है, आएंगे भी तो 2-3 क्लास करेंगे, तीसरी क्लास में भाग जाएंगे, ना टीचर को बताएंगे ना किसी और को बताएंगे, क्लासरूम से निकल जाएंगे। ये स्पेशली जो गांव टाइप के एरिया होते हैं वहां पे जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बच्चे या तो 3-4 दिन तक आते नहीं है, आएंगे भी तो फिर 2-4 क्लास के बाद भाग जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, क्लासरूम में अगर वो 3-4 दिन बाद आए हैं तो टीचर जब क्लास में पढ़ा रही होगी तो वो मतलब कि टीचर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बाकी बच्चों से पूछेंगे कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, मैम ने क्या पढ़ाया, इतने दिन से क्या पढ़ा रही हैं, मैं तो कॉपी लेकर के नहीं आया हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, ये भी क्लासरूम को डिस्टर्ब कर रही है, मतलब कि जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसकी समस्या क्लास में ला रही है। ठीक है, एक और कारण होता है टीचर जनरेटेड कॉज। ये सब तो बच्चों की वजह से डिसिप्लिन नहीं हो रही है या फिर अनुशासन क्लास में नहीं चल रहा है। एक होता है टीचर जनरेटेड कॉज, मतलब कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, जिनकी वजह से वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं। कुछ टीचर की आदत होती है, उनका बहुत रूड बिहेवियर होता है, वो बच्चों से बहुत डांट करके बात करती है, बच्चों में भेदभाव करती है। कुछ बच्चे जो हाई मतलब कि जिनका ब्रेन बहुत अच्छा होगा या फिर जो हमेशा मार्क्स अच्छे लेकर के आते होंगे, जिनके ग्रेड हमेशा अच्छे रहते होंगे, तो टीचर का पूरा फोकस उसी बच्चे पे रहेगा, बाकी बच्चे उसके लिए इग्नोर्ड है, ब्लर्ड है, उसका कोई मतलब ही नहीं, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, होमवर्क करके लेके आए नहीं आए हैं, नॉर्मली डांट दिया बस हो गया, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करने में उनका कोई योगदान नहीं रहता। जो अच्छा बच्चा है या फिर जो बहुत तेज है पढ़ने में, बस उसी पे उनका फोकस चल रहा है। आप लोग ने भी अपनी क्लासेस में फेस किया होगा इन सब चीजों को। तो फिर जब वो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, फिर उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो बाकी बच्चों के साथ बात करता है, इधर उधर उसका मन लगा रहता है, टीचर से कोई मतलब नहीं रहता है उसका, तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अनुशासन इससे बिगड़ेगा।
कुछ टीचर होती हैं उनके पढ़ाने की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती, कुछ टीचर होती हैं जो फिर पढ़ाना चाहती ही नहीं है, बच्चों से उल्टा सीधा काम करवा रही हैं जिससे किसी तरह टाइम पास हो जाए। तो ऐसे कुछ टीचर जनरेटेड कॉज होते हैं जिनकी वजह से भी अनुशासन क्लास में बिगड़ता है और डिस्टर्ब होती है कक्षा। ठीक, तो ये सब तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से क्लासरूम डिस्टर्ब होती है और जो अनुशासन है वो बिगड़ता है। अब ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे इस चीज को बचाया जा सकता है, जिनसे कक्षा में जो डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो रही है, अनुशासन बिगड़ रहा है, वो सही किया जा सकता है। पहला, आप कोशिश करिए पूरी तरीके से कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो वो टास्क ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब कि कैसे भी आप उन्हें कोई लेसन या चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट किया है तो ध्यान रखिए उसमें आप कोई ना कोई टास्क ला दीजिए, बच्चे बोर भी ना हो उससे और उसमें लगे भी रहें। तो इस तरीके से करेंगे तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी, उनका पूरा फोकस उस टास्क को कंप्लीट करने में लगा रहेगा, तो फिर उनका जब ध्यान बटेगा ही नहीं तो फिर वो शोर वोर करने का काम नहीं करेंगे। कुछ टीचर्स की आदत होती है बच्चे कितना भी अच्छा कर लाएं, या फिर जो हाई इंटेलेक्चुअल वाले बच्चे होंगे उनको तो तारीफ करेंगी, बाकी बच्चों को वो बिल्कुल भी तारीफ नहीं करेंगे चाहे वो कितना अच्छा करके लेके आए। तो टीचर को चाहिए कि हर एक बच्चे को छोटी भी अगर चीज अगर उसने अचीवमेंट पाई है या फिर छोटा भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आप उसके लिए उनकी तारीफ करो, उनको अप्रिशिएट करो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब बच्चे खुश रहेंगे, हर एक बच्चे पे आप ध्यान दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, अनुशासन बिगड़ने की। आपने देखा होगा जिन बच्चों को या फिर सॉरी जिन टीचर्स को बच्चे पसंद करते हैं, सारे बच्चे पसंद करते हैं, उनकी क्लास में हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन दिखती है। बाकी टीचर्स पूछते हैं कि आपकी क्लास में बच्चे इतने शांत कैसे रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा है, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीजों को पढ़ा रही है, बच्चों के हिसाब से वो एक्टिविटीज डेवलप कर रही है, बच्चों की जो दिक्कतें आ रही हैं उनको वो पर्सनली सॉल्व कर रही है। तो ये सब रीजंस की वजह से बच्चे क्या होंगे, टीचर के साथ कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होंगे तो डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो टीचर को चाहिए कि बच्चे की तारीफ करती रहे, उनकी प्रशंसा करती रहे, उनके छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर, छोटी छोटी अच्छी परफॉर्मेंसेस पर। अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन बच्चों पे ना लगाएं। मतलब कि नॉर्मली क्लास में बच्चे हैं तो मतलब बच्चे हैं तो आपस में उनका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा, कोई काम लगा या कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो नॉर्मली वो बात करेंगे। बिना मतलब की रेस्ट्रिक्शंस उन पे मत लगाएं। मतलब कि जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, रुकावटें हैं या फिर लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सब से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे भी बच्चे बोर हो जाते हैं, इंटरेस्ट उनका क्लास में नहीं रहता है, तो फिर वो अनुशासन को तोड़ते हैं। जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, मतलब कि क्लास में वेंटिलेशन ठीक से नहीं आ रहा है, बैठने की जगह नहीं है, ठीक से स्पेस नहीं मिल रहा है बच्चों को, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा उमस लग रही है, उनको कहीं से हवा नहीं आ रही है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इन सब चीज जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जिनका उनका फिजिकल रूप से जो चीजें दिक्कत हो सकती हैं, तो बस ये इंश्योर करिए कि वो दिक्कतें बच्चों को ना आए, क्योंकि इससे भी अनुशासन बिगड़ता है। स्टे विद इन रीजनेबल लिमिट्स इन क्लासरूम। कक्षा में हमेशा एक तरीके की लिमिट को मेंटेन करके रखिए जिससे कि बच्चा अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करे। आप अगर उनसे ओवर फ्रेंडली हो जाएंगे तो इससे बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो फिर अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, वो हर चीज में अपनी ही बात आपसे मनवा रहा है, तो आप वहां पे टीचर नहीं हुए। टीचर नहीं हुए मतलब वो आपकी बात नहीं मानेगा, तो क्लास में ऑब्वियस सी बात है कि वो अनुशासन तोड़ने का काम करेगा। तो स्टे विद इन रीजनेबल लिमिट्स इन क्लासरूम। रिड्यूस कंफ्यूजन, गिविंग असाइनमेंट एक्टिविटीज। जब आप बच्चे को असाइनमेंट दे रहे हो या फिर कोई एक्टिविटी करने के लिए कह रहे हो तो ध्यान रखिए कि हर एक बच्चे को वो चीज क्लियर होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बाकी बच्चों को, क्योंकि अगर हर एक बच्चे को समझ में नहीं आया तो जैसे ही आप मुड़ेंगे बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं तो जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो दूसरे बच्चे से पूछने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। तो आप हर बच्चे से ऐसा कांटेक्ट बना करके रखें जिससे कि हर एक बच्चे की जो लुक है आपको समझ में आ जाएगी कि उसको समझ में आए कि नहीं समझ में आए। तो आप उसको अलग से एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर रिपीट करके एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे कि क्लास में डिसिप्लिन ब्रेक ना हो। जब भी कोई ग्रुप वर्क कर रहे हो, जब भी कोई चीज ग्रुप में पढ़ानी हो तो ध्यान रखिए कि भले ही आपने किसी को हेड बना दिया या फिर कोई है जो उस ग्रुप को मॉनिटर कर रहा है, कोई अच्छी हाई एबिलिटी वाला जो बच्चा है, फिर भी आप ध्यान रखिए कि उस पूरे ग्रुप के हर एक बच्चे के साथ आपका कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। हर एक बच्चा आपकी बात सुन रहा हो या फिर हर एक बच्चे पे आपकी नजर होनी चाहिए कि वो कोई चीज एक्टिविटी में साथ में पूरी तरीके से खुद भी इंडल्ज हो रहा है कि नहीं, बाकी बच्चे काम कर रहे हैं वो शांति से बैठा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका काम है कि पूरे ग्रुप के हर एक बच्चे पे ध्यान रखिए कि उसको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। तो मेंटेन कॉन्टेक्ट विद होल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये था आपका
मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कि अनुशासन को किस तरीके से क्लास में बनाए रखना चाहिए या फिर अनुशासन का प्रबंधन किस प्रकार से क्लास में करना चाहिए। तो क्लासरूम से रिलेटेड जितने भी आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे बनाना चाहिए, अधिगमकर्ता के अनुसार किस तरीके का वातावरण होना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख पाए, ये टॉपिक हो गया हमारा। अगर सिंगल बच्चे को व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चा सीख पाए, इसके लिए किस तरीके का प्रबंधन चाहिए, ग्रुप लर्निंग करा रहे हैं तो उसमें किस तरीके का प्रबंधन चाहिए, समय का प्रबंधन किस तरीके से चाहिए, स्थान का प्रबंधन किस तरीके से चाहिए, अनुशासन का प्रबंधन किस तरीके से चाहिए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में टीएलएम पढ़ेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनका किस तरीके से यूज करना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मोस्ट बेसिक तरीके से पूछे जाते हैं, और टीएलएम के अलावा एक्टिविटी किस तरीके से क्लास में होनी चाहिए। अगर आपका टीएलएम एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी किस तरीके के क्लास में होनी चाहिए उसको पढ़ेंगे। हम बिल्कुल सिलेबस सेंटर्ड होकर के चल रहे हैं, केवीएस का जो एक एक टॉपिक है हर एक टॉपिक को पूरा डीप में समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्लास में टीएलएम के साथ मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।